Hi guys, welcome to MBA CET podcast. Today we have Salish and he scored 98.27 percentile in MBA CET 2024 examination. Congratulations Salish. थैंक यू सर. So top 5 में एडमिशन मिलना है. यस सर. JB लेट्स होप फॉर सिग्नल थोड़ा बेस्ट. डिफिकल्ट है बट पुम्बा SIS वेलिंकर हाई चांस है एडमिशन के लिए. यस सर. So before I start further conversation, want to understand your academic background and graduation आपने किसमें किया, फिर MBA का आइडिया कैसे आया? मेरा ग्रेजुएशन सर बी फार्मेसी कंप्लीट हुआ है. बी फार्मेसी. फार्मेसी बैकग्राउंड ग्रेट. फार्मेसी बैकग्राउंड. उसके बाद मेरे को जॉब भी लगा था, लेकिन फ्रेंड से सुना कि एमबीए के बारे में सब कुछ. उसके बाद क्लास में जाके डिस्कस किया तो सब एमबीए के बारे में पता चला, तो डिसाइड किया कि मास्टर करना है. मास्टर की करना है तो एमबीए में ही करते हैं. तो उसके बाद कैट की प्रिपरेशन करना वगैरह चालू कर दिया. ओके. एंड 10 ऐसा. 12 में परसेंटेज कितना है हमारे? 10th में मेरी थी 85 परसेंटाइल, और 12th पे मेरी थी 67 परसेंटाइल. ओके परसेंटेज. ग्रेट. सो यू बिलोंग टू मुंबई महाराष्ट्र ओनली राइट? नो नो, आई एम बिलोंग टू कोल्हापुर महाराष्ट्र. कोल्हापुर महाराष्ट्र. तो आई मीन एंड यू फॉल इन कैटेगरी, सो दैट इज द एडवांटेज राइट? यस यस. ग्रेट. यार आइडली पीपल डू आई मीन बैचलर्स इन फार्मा जो किया है वो मास्टर्स के लिए जाते हैं, एम फार्मा के लिए जाते हैं. यस इन यस. योर केस यू आर कमिंग फॉर एमबीए. हाउ दिस टर्निंग पॉइंट? हाँ, मतलब एम फार्म तो ऑप्शन था ही मेरे पास, लेकिन उसमें क्या है, रिसर्च डेवलपमेंट वगैरह वगैरह ज्यादा होता है, और मुझे पर्सनली उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था. ओके. और एमबीए में कैसा है, मार्केटिंग और एम फार्म के रिगार्डिंग एमबीए बहुत मतलब वास्ट फील्ड है मार्केटिंग के लिए. तो मुझे ज्यादा मार्केटिंग में इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैंने सोचा कि एमबीए करते हैं. मास्टर करना है तो एमबीए करते हैं. अच्छे कॉलेज के लिए 1 साल गैप रहता, मतलब गैप होगा तो भी चलेगा, लेकिन प्रिपरेशन करके एंट्रेंस एग्जाम दे के ही एडमिशन लेंगे किसी अच्छे कॉलेज में. ओके. सो कैट के अंदर यू स्कोर्ड 72 72. राइट? यस सर. And you appeared for CUET, as you mentioned earlier, यस सर. 218, 218. यस. यस सर. MBA CET में 98.27. यस सर. तीनों की जर्नी कैसी रही और कितना हेल्प किया दूसरे एग्जाम MBA CET में? सो मतलब स्टार्टिंग अगर देखी जाए तो मेरा बैकग्राउंड बी फार्मेसी है. तो जब मैंने कैट का चालू किया था तो तभी तीनों सब्जेक्ट मेरे लिए नए ही थे. मतलब कॉन्ट आ गया उसमें, एलआरडी आया, और इंग्लिश. इंग्लिश तो मेरे लिए डिफिकल्ट टास्क ही था, क्योंकि मेरी इंग्लिश लेवल तो बहुत उस वक्त कम थी 1 साल पहले. तो बराबर. पहले पहले तो मैंने कॉन्ट और एलआरडीआई में ज्यादा फोकस किया था, क्योंकि उसमें अगर कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए तो आप प्रॉब्लम इजीली टैकल कर सकते हो एलआरडीआई और कॉन्ट में. तो इंग्लिश की वजह से स्लाइटली कैट में मेरा कम आ गया परसेंटाइल. उसके बाद जब एमबीए सीईटी मैंने चालू किया प्रिपरेशन करना, तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल वोकेबलरी इंग्लिश की जो थी वो मैंने इम्प्रूव की मेरी. मतलब वर्ड पावर मेड इजी जो बुक होता है, हम्म. नॉर्मन लुइस एंड ब्लैक बुक, वो ऑल सब कुछ रीड कर दिया. और उसके बाद ऐसा मतलब कैट का हेल्प हुआ कॉन्ट और एलआरडीआई में ज्यादा से ज्यादा. उसकी वजह से एमबीए सीईटी में मेरे को कॉन्ट और एलआरडीआई उतना टफ नहीं गया जितना वो इंग्लिश का ग्रामर और वोकेबलरी जाता था. ओके. ओके. और सीईटी में क्या, सिलेबस तो सेम ही रहता है ऑफ कोर्स, वही सब था. और सीईटी में कैसा है, कॉन्ट और एलआरडीआई मेरा और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग वो सब स्ट्रॉन्ग जोन था. वीक जोन बोले तो ग्रामर और वही सब. मैं इंग्लिश जरा सा वीक जोन था मेरा, ग्रामर. उसके बाद ओके. वोकेबलरी मैंने इम्प्रूव की थी, उसकी वजह से सिनोनिम एंटोनिम्स में मेरे अच्छे नंबर आए हैं आंसर की देखी है मैंने. ओके. ऐसा. तो कैट का कॉन्ट लेवल और सीईटी का मतलब कैट तो टफ ही पोला होता है पार्ट है. ना. हाँ. तो इसकी वजह से बहुत हेल्प हुआ मेरे को. और सीईटी में कैसा है, टाइम मैनेजमेंट भी आपको करना पड़ता है. तो लास्ट में 30 40 क्वेश्चंस आप स्किप करने ही पड़ते हैं, मतलब रैंडमली आंसर करना ही पड़ता है. ऐसा हुआ ओके. था. तो अपने कितने क्वेश्चन छूटे? मैंने सर 160 अटेम्प्ट किए थे, और 40 क्वेश्चंस मैंने लास्ट के 3 4 मिनट में रैंडमली सिलेक्ट किए थे. 160 में से क्या लगता है एक्यूरेसी 100% की रहेगी, 90%, 80, 100% तो ऑब्वियसली नहीं. 160 तो में से सर मेरे आंसर की जब भी मैंने देखे ना, तो अप्रोक्सीमेट 116 क्वेश्चन मेरे सही थे, मैंने जो टिक किए थे उसमें से. और ओके. जो मतलब आगे के 7 क्वेश्चंस रैंडम किए थे उसमें से सही आए थे.
और टोटल स्कोर था मेरा 123 आंसर की में। 123 पे 98.27 परसेंटाइल बना। यस, और नाइस। उसमें भी एक मतलब ऑब्जेक्शन में अगर करेक्ट हुआ हो तो उसका एक मार्क बढ़ सकता है। ओके। ओके। क्वांट, लॉजिक, इंग्लिश एंड विजुअल रीजनिंग, जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, चारों में से सबसे चैलेंजिंग सेक्शन सीटी में कौन सा था? ऐसा बोला जाए तो इंग्लिश ही था, बट एलआर भी था, क्योंकि आपको पता नहीं चलता ना कि एलआर के सेट्स कैसे आने वाले हैं, जो होते हैं 5-5 क्वेश्चन उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर वो हम्म। इजी आए तो टैकल करने के लिए मतलब इजी होता है, अगर वो वास्ट आए उसमें ज्यादा कंस्ट्रेन हो गए तो स्लाइटली डिफिकल्ट होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है वो। तो करेक्ट। एलआर भी होता है और इंग्लिश भी होता है, अगर इंग्लिश में ग्रामर मतलब ग्रामर बहुत वास्ट है इंग्लिश का, तो आप कितना करोगे ना, उसके हिसाब से ग्रामर और एलआर था। एलआर में सिर्फ वो पजल्स, बाकी एलआर में कुछ ऐसा ज्यादा डिफिकल्ट मेरे को तो नहीं लगा, और एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्ट तो इजी था, और डीआई भी इजी था। ओके, विच स्लॉट मतलब वाज योर्स? स्लॉट 5। स्लॉट 5, लास्ट स्लॉट। यस सर। तब तक पता चल गया होगा ना कि कैसा पेपर आ रहा है, स्लॉट 1 एनालिसिस, स्लॉट 2 एनालिसिस, स्लॉट 3 4 ना? यस, उस वक्त तो मतलब हम तो कंफ्यूज ही हो गए थे, मतलब ऐसा सुनने को मिला था कि स्लॉट 1 सबसे इजी, स्लॉट 2 मतलब मॉडरेट था, स्लॉट 3 मॉडरेट, और स्लॉट 4 तो मतलब बहुत ही टफ आ गया था, बहुत कैट टफ और आ जैट गया था। लेवल क्वेश्चन। तो हमारा ऐसा था कि हमारा कैसा आएगा, तो उस टेंशन में उस रात नींद ही नहीं आई थी एक्चुअली में। तो मतलब ऐसा है कि मॉक टेस्ट दिए, लेकिन मॉक टेस्ट एमबीए सीईटी के मतलब एमबीए सीईटी देनी है, इस हिसाब से हमने मॉक टेस्ट लिखे हैं। और अचानक मतलब सडनली इन्होंने कैट और जेड के लेवल के क्वेश्चंस अगर सीईटी में डाल दिए, तो ऑफ कोर्स टाइम तो लगेगा ना वो सॉल्व करने में। तो उस करेक्ट हिसाब से करेक्ट। टेंशन तो था, लेकिन पेपर इजी था मेरे हिसाब से, पेपर स्लॉट 5 इजी था। स्लॉट 5 इजी था। इजी था मीन्स इजी टू मॉडरेट था क्या। ओके। When you are preparing, let's say I am an aspirant or viewers, those who are watching this podcast, they are preparing for the CET, है ना? यस। मेजर चैलेंजेस क्या क्या आते हैं? मतलब अगर प्रिपेयर करो तो मेजर चैलेंज क्या क्या आता है? मेजर चैलेंज तो अपना मतलब पहला तो ऑल कंसेप्ट क्लियर आपके हो गए तो आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन क्वांट में वगैरह कंसेप्ट आपके क्लियर तो आप कौन सा भी प्रॉब्लम उठा लो आप सॉल्व कर पाओगे उसका। एलआर में भी वैसा ही होता है, आपको अगर वो कंस्ट्रेंट क्लियर हो गए कि एलआर का पजल कैसे चालू करना है सॉल्व करने को, और कौन सा कंस्ट्रेंट पहला लेना है, वो अगर आपको समझ में है तो एलआर भी इजी होता है। एब्स्ट्रैक्ट तो क्या, वो हो ही जाता है एब्स्ट्रैक्ट। मेजर चैलेंज इंग्लिश में ही आता है, जिन बच्चों का इंग्लिश मतलब बचपन से स्ट्रांग है तो ऑफ कोर्स उनके लिए वो प्लस पॉइंट होता है, और जिनका स्लाइटली वीक है उनके लिए स्लाइटली वो निगेटिव पॉइंट होता है। हम्म। और मेजर चैलेंज मॉक टेस्ट में होता है, मॉक टेस्ट में कैसे है, स्कोर का फ्लक्चुएशन आता है, कभी 120 आएंगे, कभी 110 आएंगे, कभी 100, कभी 90, ऐसे ऊपर नीचे चलता रहता है। तो बच्चे क्या करते हैं, मेरा भी हुआ है, 120 से डायरेक्ट 90 पे जंप हो गया था एक बार। तो ओ। उस वक्त टेंशन आता है कि हमारे में से क्या गलती हो गई, और ऐसा अगर मेन एग्जाम में हुआ तो क्या करेंगे। मतलब वो हम्म। चैलेंज होते हैं, लेकिन वो सब बाजू करके हमें आगे तो बढ़ना ही रहता है। करेक्ट ऐसा, करेक्ट। और मेन चैलेंज तो मॉक ही होता है, और अगर आपको कोई चीज मतलब कॉन्ट में एक आधा टॉपिक आपको डिफिकल्ट जा रहा है तो मेरे हिसाब से उस पर ज्यादा फोकस ही मत करो, उसके हिसाब से मतलब 6 टॉपिक है तो 5 अच्छे तरीके से पढ़ के जाओ, एक आधा रहेगा तो भी चलेगा, वैसा कुछ नहीं होता एमबीए सीईटी में। लेकिन आपको 30 to 40 क्वेश्चन तो रैंडमली सिलेक्ट करने ही पड़ते हैं मेरे हिसाब से तो। लेकिन 150 मिनट में 200 क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व करके टिक करना वो पॉसिबल ही नहीं किसी के लिए भी। ओके। ऐसा है। हाउ यू और मैनेज योर टाइम, बिकॉज सीईटी इज ऑल अबाउट टाइम गेम, है ना? यस यस, तो मैंने मतलब जब मॉक देना चालू किया था ना तो मतलब सुना था कि 30 मिनट 40 क्वेश्चन करना, 30 मिनट 40, और किसी से ये भी सुना था कि पहले कॉन्ट लेना और पहले इंग्लिश लेना, ऐसा ऐसा। ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट। बट हाँ, बट हमें जो अच्छा लगता है और हमें जो वर्क करता है हमारे ऊपर, वो हिसाब से हमको स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। मेरा ऐसा था कि स्टार्टिंग में मैं एलआर ही लूंगा, एलआर और एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि वो मेरे अच्छे सब्जेक्ट थे, स्ट्रॉन्ग जोन थे। तो मैं पहले वो लेता था, उसके बाद कॉन्ट। और इंग्लिश में जब जाता था तो पहले मैं उसको सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस वो रहते हैं ना, वो मैं मतलब पहले लेता था, क्योंकि अगर आपको सिनोनिम एंटोनिम पता रहते तो
कितने 2 और 3 सेकंड का सब क्लिक करना पड़ता है आपको। पहले मैं वो लेता था, उसके बाद आरसीज, और उसके बाद ग्रामर, क्योंकि ग्रामर मेरा वीक ही था। तो मैंने सोचा था कि ग्रामर तो मैं रैंडम ही सिलेक्ट करूंगा, मतलब वोकेबलरी प्लस आरसी मेरे ज्यादा फोकस रहता था उस पे। और हम्म मेरा ऐसा था कि फर्स्ट 100 मिनट में एटलीस्ट 100 क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करूंगा विद एक्यूरेसी ऑफ 90%। मतलब हम्म 100 में से 90 तो मेरे करेक्ट आने चाहिए, और जो रिमेनिंग 50 मिनट्स रहते थे उसमें मैं 60 और 50 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और उसमें भी एक्यूरेसी 90% आनी चाहिए। उस हिसाब से 140 के आसपास भी करेक्ट आ गए मैंने खुद सॉल्व करके, तो भी ज्यादा स्कोर होगा, ऐसा मेरा था। और बाद में जो बचते थे 5 और 6 मिनट और 3 मिनट, उसमें जब जो क्वेश्चन रह गए थे उसको रैंडम सिलेक्ट करना, ऐसा मेरा स्ट्रेटेजी रहता था उस पे। मैंने बाकी की भी ट्राई की थी, 30 मिनट 40 क्वेश्चन, और वो मेरे पर्सनली मेरे को अच्छे नहीं लगे, और मेरे पे वर्क नहीं की उस स्ट्रेटेजी ने। तो ओके जो कंफर्टेबल हम हैं उस हिसाब से करनी चाहिए मेरे हिसाब से। हम्म Do you think you have done certain mistakes during your preparation for the CET, which one should not do? जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको ये मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। मिस्टेक्स, या मतलब मिस्टेक्स तो मेरी ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में ही हुई थी। मतलब इंग्लिश का नॉलेज मेरा कम था, और ग्रामर का नॉलेज वो मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश पार्ट कॉन्ट पार्ट से भी इजी आता है। अगर आपका वो सब क्लियर होगा ना, तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा कितना 2 और 3 सेकंड लगेगा आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस, और फाइंड द एरर इन द सेंटेंस। आपका हम्म अगर वो स्ट्रांग जोन होगा ना, तो 50 मार्क्स आपके मतलब बहुत ही इजी है। हम्म तो ये मेरे कवर हिसाब किया से था कि नहीं सीटी में? वर्ड पावर मेड या इजी, वो कैप इधर ही है, ये देखो ना, इधर ही रखा है मैंने ये भी। वाह, तो ये खत्म हो मैंने गई। पूरा पढ़ा था, जनवरी में मैंने पूरा पढ़ा था ये। इसकी वजह से तो सीईटी में मेरे एटलीस्ट 3 और 4 सिनोनिम्स करेक्ट आ गए इसमें से, क्योंकि वाह, इसमें से ही आए थे। इसका पूरा वीडियो मेनुअल के डैशबोर्ड पे वी हैव केप्ट रिकॉर्डेड, यस यस यस, बिकॉज नहीं नहीं, सारे एमबीए के एग्जाम में यहाँ से तो वो कैप बनने ही है हाई लेवल के। एनमैट ये तो बहुत स्पेशली यहाँ से पूरा ही क्वेश्चन पूछता है। ये बहुत यूजफुल बुक है, रूट यस। वर्ड से सब कुछ समझ में आता है। Last question, Silas. What tips or the suggestion you want to give to upcoming year aspirant, those who are targeting for CD 25, 26 या एमबीए के एंट्रेंसेस जो प्रिपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, यस यस उनको सर, क्या यस सर। टिप्स या सजेशन दोगे? तो मेरा तो पहला टिप्स ये रहेगा कि पहले तो आप जो आपका वीक जोन है उस पे टारगेट करो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टाइम आप उस सब्जेक्ट पे अपना दो। मतलब आपको अगर क्वांट ज्यादा डिफिकल्ट जाता है तो डेफिनेटली आप क्वांट को ज्यादा प्रेफर करो। अगर आपको एलआर में कुछ समझ नहीं आता तो ऑल कंसेप्ट जो एलआर के रहते हैं आप क्लियर कर दो पहली बार, क्योंकि एलआर हम्म ऐसा सब्जेक्ट है कि वो मार्क देता भी है। और अगर मतलब समझ में नहीं आया तो ज्यादा से ज्यादा मार्क उसमें ही जाते हैं, क्योंकि उसके 75 क्वेश्चन आते हैं सीईटी में। तो एलआर पे ध्यान दो, क्वांट में ऑफ कोर्स ध्यान दो। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग क्या है, मतलब एक ही पैटर्न होता है, ऑड मैन आउट, कंप्लीट द सीरीज वगैरह फिगर वगैरह। बेस या हाँ, और डाइस का होता है अपोजिट साइड में कौन सा होगा वगैरह। तो वो भी करके जाओ। और मतलब इंग्लिश का तो है ही, वोकेबलरी, आरसीज और ग्रामर, ये 3 आपके स्ट्रॉन्ग जोन होनी ही चाहिए। उसके बाद मॉक टेस्ट तो आप सभी को देनी ही चाहिए आई गेस। मतलब मॉक टेस्ट से हमें पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और हमारी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, हमारे मार्क्स इंप्रूव हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मार्क्स कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हमने कहाँ गलती की, वो हमें मॉक टेस्ट से ही समझ में आता है। तो मॉक टेस्ट एटलीस्ट 20 तो देनी ही चाहिए आपको, एटलीस्ट मैंने बोला 20। ज्यादा से ज्यादा दोगे तो आपका ही फायदा होगा उसमें। और मॉक टेस्ट एनालाइज भी करना पड़ता है, और जितना ज्यादा से ज्यादा आप एनालाइज करोगे मॉक टेस्ट, उस हिसाब से आपका ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। मतलब मेरे हिसाब से 130 140 अगर आपका मॉक में स्कोर आ रहा है तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर है वो। मतलब 98 और 99 के ऊपर ही जाएगा 100%। और डिपेंड करता है वो स्लॉट पे भी एमबीए सीईटी की, क्योंकि एमबीए सीईटी अनप्रेडिक्टेबल रहती है, कौन सा भी स्लॉट कैसे भी डिफिकल्टी का निकाल देती है, हम्म ऐसा। बट आइडियल टारगेट हैज टू बी 150 160 के ऊपर लेके चलो, सो दैट जेबीएम यस यस, एकदम टॉप 5 में एटलीस्ट वी कैन गेट इनटू, राइट? डेफिनेटली 150 तो मतलब जाना ही चाहिए, 150 प्लस। और 145 प्लस गया तो भी चलेगा, कुछ मतलब दिक्कत नहीं है उसमें। Correct, correct. So that's all, guys. In this podcast, Silas explained everything about his preparation journey, and he will be surely getting into the Wellinger, Pumba, and SIS. तीन में से जो भी मिल रहा है, you will get right. यस सर। ठीक है.
And that's all. Silas, congratulations once again for hitting 98.27 percentile, and all the Thank you, very best sir. for your career. Thank you, sir. Thank you, sir, very You're much. welcome. Yeah. Bye bye. Take care. All the best. Thanks, sir. Thanks.